कंप्लीट आज से 2 दिन पहले ही हुए हैं। 24 फरवरी 2022 को पहली बार रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। 2 साल पूरे होकर 2 दिन ऊपर निकल गए हैं। लगभग 18% यूक्रेन के हिस्से पर रूस अपना कब्जा कर चुका है, जिनमें से लुहांस्क, डोनास्क, जापोरिजिया, खारसान और क्रीमिया जैसे क्षेत्र प्रमुखता से हैं। इन क्षेत्रों में 2 साल से ऊपर युद्ध के होते हुए रूस ने जो नियंत्रण बनाया हुआ है, आज उसका 733वां दिन है। 733वें दिन में जो कैजुअलिटीज के आंकड़े हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के हैं। अगर अमेरिकी मीडिया या फिर अमेरिकी अखबारों को या सोर्सेस को, सरकारी सोर्सेस को सही माना जाए तो लगभग 3 लाख से लेकर 5.25 लाख रशियंस के मारे जाने की खबर है 2023 के भीतर अमेरिकी मीडिया के हिसाब से। दोनों ही देश अपने अपने तरफ के आंकड़े देते हैं। जहां एक और हाल ही में यूक्रेन ने कहा है कि उसके मात्र 31,000 सैनिक मरे हैं, वहीं रूस क्लेम करता है कि यूक्रेन के 3 लाख सैनिक मर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से यूक्रेन क्लेम करता है कि उसने रूस के 4 लाख सैनिक मारे हैं, लेकिन रशिया खुद 60 से 61,000 सैनिक मरना ही कबूल करता है। यानी कि कोई भी देश अपने सैनिकों की संख्या के नंबर को भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा है, संख्या को भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें कम आंक ले। और सैनिकों की संख्या भी अब एक नंबर, क्योंकि सैनिकों की मौत भी अब एक नंबर बनकर रह गई है। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर एक सुर्खी प्रकाशित होती है और वो ये है कि इंडियन हेल्पर डाइज इन रशियन वॉर जोन। भारत का एक हेल्पर मतलब कोई सहायक, सेना के सहायक के रूप में कोई व्यक्ति था, वो रशिया के वॉर जोन में मारा गया है। यह खबर आप 25 फरवरी को प्रकाशित हुई द हिंदू में देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये सुर्खियों में, मतलब एक दिन पहले भी आ गई थी और हेडलाइन बन चुकी थी, इंडियन किल्ड इन रशियन वॉर जोन। ऐसा मतलब, और उसने अपने घर वालों से जैसे ही बात की, उसके अगली ही देर में उसके मरने की खबर आ गई। यह खबर देश में आग की तरह फैल गई कि यह हुआ क्या है। इसके पहले भी देश में ऑलरेडी इस मसले को उठा करके असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार लिए चल रहे थे। उनके पास भी ऐसी रिपोर्टिंग्स थी कि भारत के कुछ लोगों को रूस भेजा गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकार से डिमांड की थी कि उन्हें वापस लाया जाए। किसने भेजा? क्या सरकार ने लोगों को भेजा है? क्या सरकार जिस प्रकार से इजराइल और ताइवान में लोगों को भेज रही है, क्या ऐसे ही रूस में लोगों को भेजा गया है क्या? ये तमाम बातें आज के सेशन में हम और आप डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी अपील, साथियों, आप हमारे साथ सेशन में लंबा समय व्यतीत करते हैं। 0.19 सेकंड लगेगा। राइट हैंड कॉर्नर पे दिए हुए पता चला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कुछ एजेंट्स ने कुछ भारतीय लोगों को धोखे में रखकर रूस बुला लिया है। भारत सरकार से आग्रह है कि वो उन भारतीयों को वापस यहां पर लाएं। MIM के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने जयशंकर साहब को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ एजेंट्स हैं जो कि रूस के अंदर संदिग्ध रूप से भारतीयों को बुलाए हैं, जिनमें तेलंगाना के 3 पुरुषों के साथ 1 दर्जन से अधिक बेरोजगार युवक गए हुए हैं और आशंका है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में भाग ले रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि ये फर्जी नौकरी एजेंट हैं जो विश्वासघात के कारण रूस में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करके एस जयशंकर साहब से कह रहे हैं कि उन बच्चों को वापस बुलाया जाए। ये साहब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये सरकार से अपील कर रहे हैं, और अपील कर रहे हैं 21 फरवरी को, और कह रहे हैं कि एक एजेंट है जिसका नाम फैजल खान है, बाबा व्लॉग्स के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, वो लोगों को विदेश में नौकरी के अवसर दिखाता है, और उसने ऐसा करके भारत के कई युवाओं को रूस में बुलाया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक युवाओं के वहां जाने की खबर इनके पास भी है, लेकिन वहां पर काम के बहाने बुलाया था और रूस की सेना में उन्हें जंग करने के लिए भेज दिया। सरकार से आग्रह है कि आप उन्हें वापस बुलाएं। जिस जगह की चर्चा हो रही है, नक्शे पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, रशिया यूक्रेन की चर्चा हो रही है। यूक्रेन और रूस का जो बॉर्डर है, वहीं पर इस पूरे चक्र को समझना आपको जरूरी होगा। अब इस कहानी को समझने से पूर्व मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसका नाम फैजल खान है, जिसके बारे में ओवैसी साहब भी नाम ले रहे हैं। पता चलता है कि यह व्यक्ति दुबई में रहता है। इसने मुंबई के सूफियान और पूजा के साथ मिलकर लोगों को धोखा दिया है। 2 लोगों के साथ मिलकर इसने धोखा दिया है। अब कौन है ये, एक बार के लिए मैं आपको इसका YouTube चैनल दिखा देता हूं।
साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं बाबा व्लॉग्स नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल है। 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये जिन देशों में खुद जाता है वहां पर भारतीयों को आने का ऑप्शन देता है कि आप यहां पर जॉब कैसे पा सकते हैं। इसका जब आप वीडियो देखते हैं, जैसे इसने देखा न्यूजीलैंड के अंदर ये बता रहा है कि वीजा कैसे मिलता है शॉर्ट तरीके से। रशिया की गवर्नमेंट जॉब अपडेट सैलरी 1 लाख, सारा की सारा मसला इसी पर उठा हुआ है। इसने रशिया के बारे में, रशिया के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करते हुए 80,000 रुपए कमाते हुए, न्यूजीलैंड के अंदर जॉब करते हुए, थाईलैंड के अंदर किस प्रकार से, मतलब ये विदेशों में जाने के तरीके बताता है। बाबा व्लॉग्स के नाम से इसका चैनल है और इसने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है। अब मैं आपको इसके इस वीडियो को चला के दिखा रहा हूं। यह है वो व्यक्ति फैजल खान। कॉपीराइट के चलते मैं इसको चलाकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको केवल यह जरूर बता देता हूं कि यह इस प्रकार से अपना एक वीडियो बनाता है और उस जगह की जानकारी यह लगातार अपने व्लॉग में देता रहता है। यह बताता रहता है कि किस तरह से, जैसे ये अभी आप इसको व्लॉग बनाते हुए देख रहे हैं, तो जहां ये बना रहा है इस जगह का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। ये रूस के अंदर है और रशिया से यूरोप का जो अन्य देश कनेक्ट करते हैं वहां से लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अपने इस व्लॉग में लोगों को दिखा रहा है कि जैसे ये रूस में है, आप भी उसकी तरह रूस जा सकते हैं। ये उन्हें वहां बुलाने में उनकी मदद करेगा। ये यहां की सड़कें दिखा रहा है, लोग दिखा रहा है और दिखा रहा है कि रूस में कितना कूल टाइप से लोग रह रहे हैं। जिन्हें जाना हो वो इसके साथ जा सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना विज्ञापन करता है और विज्ञापन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि यदि कोई व्यक्ति यहां आता है तो उसे कितना खर्चा लगेगा और कितने प्रकार के काम उसको करने पड़ सकते हैं। फैजल खान ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि यहां अगर कोई काम करने आता है तो उसे कई तरह के काम दिए जा सकते हैं, जिनमें से हेल्पर का काम, सिक्योरिटी गार्ड का काम या सरकार की मदद करने का काम भी शामिल हो सकता है इसके हेल्पर के रूप में। अब ये सेना का हेल्पर क्या होता है? अच्छा, सेना का हेल्पर, जैसे भारतीय सेना भी जब कहीं पर होती है तो वो लोकल लोगों को हायर करती है अपने कुछ काम के लिए। जैसे कहीं पर सेना को मान लीजिए कि किसी मैदान को क्लीन कराना है, तो हो सकता है कि वहां पर किसी ठेकेदार को काम दे दिया कि भाई इस मैदान को क्लीन कर दीजिए। या फिर कहीं पर सब्जियों को मंगवाना है। हालांकि मैक्सिमम जगह सेना अपना काम खुद करती है, लेकिन कई जगह जहां पर उनको लगता है कि किसी प्रकार से किसी की आवश्यकता लेनी पड़ जाए तो वो किराए पर लोगों को बुलाकर काम करवाती हैं। ठीक इसी प्रकार से, चूंकि रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ी संख्या में रशियंस मारे जाने की खबर है, रशियन फोर्सेस से लोग बाहर भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति में हेल्पर्स की भी कमी है और भारतीय लोगों को भर भर के लोग हेल्पर और लेबर के लिए बुला रहे हैं। चाहे एक तरफ इजराइल पकड़ लीजिए, चाहे एक तरफ ताइवान पकड़ लीजिए, चाहे पूरा की मिडिल ईस्ट पकड़ लीजिए। मिडिल ईस्ट में लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग हेल्पर बन के ही घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर भी हेल्पर का इसने काम बता दिया। लेकिन ये जो हेल्पर का काम था, ये सेना के हेल्पर का काम था। इसने ये कह के बुलाया कि इस सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका में आपको बुलाया जा सकता है, सरकार हो सकता है सरकारी बिल्डिंग में आपको हेल्पर की तरह यहां पर रख ले। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान दिया और कुछ सब्ज बाग दिखाए। फ्यूचर के लिए इसने कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाई। क्या दिखाने लगा कि साहब देखिए, अगर आप यहां आते हैं तो यहां आकर के आपको फिनलैंड में, यानी कि यूरोप में सीधी एंट्री है। एस्टोनिया, लातविया में ट्रेन जाती है, आप सीधा घूमने जा सकते हैं। अगर आप यहां आते हैं तो आपको सरकारी कार्ड मिलता है, उससे आप शेंजन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन वीजा का मतलब है यूरोप के लगभग 27 कंट्रीज जो अपने आप को एक दूसरे से बॉर्डर लेस पाती हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, उस प्रकार से आप वहां आ जा सकते हैं। खूबसूरत तस्वीरें डालकर लोगों को इसने प्रलोभन देकर के यहां बुलाया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं क्या जो चले गए? देखिए, जब आपको इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई जाएं, इस प्रकार से सब कुछ कूल दिखाया जाए, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दिखाया जाए, तो आपके दिमाग में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के, कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर के तमाम प्रकार के पॉइंट चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि तनख्वाह भी आपकी 1 लाख रुपए से शुरू होगी, अदर अलायंसेस 50,000 रुपए से ऊपर हैं, लगभग 2.25 लाख रुपए महीने मिलेंगे। तो भारत में रहने वाला व्यक्ति जो यहां पर मुश्किल से 30-35 हजार रुपए कमा पाता है, वो भी बहुत कम लोग हैं जो कि 30-35 हजार रुपए मंथली बंधी के साथ कमा पा रहे हैं कि हर बार उन्हें मिलेगा। तो ऐसे लोगों को तो लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। बस ऐसी स्थिति में यहां से कुछ लोग वहां प्रस्थान कर गए इस प्रकार के यूट्यूबर्स के आह्वान पर, और इनके वहां चले जाने पर यह खबर बाहर आती है कि इंडियन ट्रैप्ड इन वॉर जोन,
कुछ भारतीय जॉब के लालच में वहां चले गए और वो इस समय युद्ध क्षेत्र में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें यहां पर भेजा गया यह कह के कि हेल्पर बनोगे, लेकिन हेल्पर के नाम पर उन्हें वहां भेज दिया जहां सेना थी, सेना का हेल्पर बनाकर उन्हें वहां भेज दिया। भारतीयों के साथ रूस में धोखा हो गया। नवंबर 2023 से लगभग 18 भारतीय रूस यूक्रेन सीमा पर जो मारियापोल, खार्किव, डोनास्क, रोस्तोव ऑन डॉन इन क्षेत्रों में जाकर फंस गए। श्रमिकों ने कहा कि उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट छीन लिए गए, उन्हें वापस लौटने की इजाजत नहीं दी गई है। मॉस्को में भारतीय दूतावास से मदद मांगी गई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। जो लोग फंसे हैं उनमें जम्मू कश्मीर, कर्नाटक के लोग भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों की ही बात हो रही है जहां पर लगातार संघर्ष आज भी चल रहा है, जहां की ये सारी बातें निकलकर आई हैं। ये कुछ वीडियो हैं जो कि इंडिया टुडे ने प्रकाशित किए। चेहरा नहीं दिखाया उन लोगों का जो अपनी तरफ से सेना की हेल्पर वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि हम युद्ध क्षेत्र में हैं और यहां पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है। इन 3 लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिन्होंने अपने स्तर पर अपनी परेशानियां रखी हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि रूस में कितने भारतीय हैं? साथियों, विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 14,000 से अधिक भारतीय अभी भी रूस के अंदर हैं। वो अलग अलग सेवाओं के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सेना के साथ हेल्पर के रूप मामले में यह मामला नया था। लगभग 100 भारतीय ऐसे हैं जो कि रशियन आर्मी हेल्पर के रूप में लास्ट ईयर रिक्रूट किए गए थे। ऐसा रशियंस का खुद का कहना है कि भाई हेल्पर के रूप में 100 भारतीयों को हमने रिक्रूट किया था। रूस ने भारतीयों के साथ जो धोखा होने की बात आई है, इसमें द हिंदू के अंदर यह खबर छपी है, जिसमें एक अधिकारी ने रिपोर्ट के सामने आने पर बताया कि जो सभी रंगरूट हैं उन्हें सुरक्षा सहायक के रूप में शामिल किया गया है और उनके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर उनसे हस्ताक्षर करवाया गया है। उनको जोखिम के बारे में बताया भी गया है और उनसे कहा गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए वैलिड होगा। 6 महीने की सेवा से पहले कोई भी छुट्टी या बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। श्रमिकों को प्रति माह 1.95 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा और अतिरिक्त लाभ के रूप में 50,000 रुपए की पेशकश की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि इनके पासपोर्ट जमा हो गए, इनके डॉक्यूमेंट जमा हो गए, वो इनकी पॉलिसी है कि 6 महीने से पहले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, काम करना है और इसके लिए आपको प्रति माह इतने पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये खबरें मायने रखती हैं कि जब जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, कुछ भारतीय रशिया की तरफ से, कुछ यूक्रेन की तरफ से युद्ध के इच्छुक बनते रहे थे। उनमें से कुछ मतवाले पहुंच भी गए। कैसे पहुंचे, इसके बारे में यूट्यूबर्स का कमाल है कि वो वहां जाकर लोगों को मोटिवेट कर दिए। ठीक है साहब, रशिया ने लगभग 15,000 नेपाली भी ऐसे ही रिक्रूट किए थे। लगभग 15,000 से ज्यादा नेपाली रूस में जाकर युद्ध लड़े थे, लेकिन उनमें से कई लौट कर आए और ट्रॉमा में चले गए, क्योंकि इतना बड़ा खून खराबा उनसे देखा नहीं गया और वो वापस नहीं गए। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या रशिया किसी को भी सेना में ले रहा है क्या? नहीं, रूस कहता है कि जो भी आता है उसके बारे में पहले वो बैकग्राउंड की जांच करवाता है कि क्या ये किसी प्रकार की स्पाई एजेंसी से तो कनेक्टेड नहीं है। जब उसका बैकग्राउंड क्लियर होता है तब जाकर के उसे वो हेल्पर के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। यह व्यक्ति लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार से और लोगों के नाम पते भी दिखाता है कि देखो और लोग भी इसी प्रकार से, ये जो फैजल खान है बाबा व्लॉग वाला, कि देखो ऑलरेडी इतने लोग इस काम में हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं, अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। बाय द वे, आपको याद आती है कि जो लोग, जिन लोगों के बारे में ओवैसी साहब चर्चा कर रहे थे कि उन्हें वापस लाया जाए, उनमें से एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना भी आ जाती है। अब यह सूचना कैसे आई और किस तरह से उसके मारे जाने के बारे में खबर आई? पता चला कि सूरत का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया। इसकी मौत यूक्रेन में हुई है, यानी यूक्रेन के उस क्षेत्र में जो रूस ने कब्जा कर रखा है वहां पर हुई है। इसे पिछले ही साल नियुक्ति मिली थी हेल्पर के रूप में। यह लड़ने के लिए उस वॉर जोन में गया था, सेना के हेल्पर के रूप में वहां पहुंचा था। मौत से कुछ घंटे पहले ही इसने अपने परिवार को फोन पर बातचीत करके बताया था। इसने कहा कि 23 फरवरी को इसके परिवार ने कहा है कि हेमिल के पिता के पास 23 फरवरी को फोन आया जिसमें बेटे की मौत की जानकारी दी गई। 25 फरवरी को हेमिल की मौत की पुष्टि हो गई, यानी कि इसके फोन के 1 घंटे बाद ही इसकी मौत हो गई है। अब यह खबर भी बड़ी आपको एक घटना से रिलेट करेगी जो आपको हमने पहले भी बताई है कि रूस यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा
जिसका कंट्रीब्यूशन है वो टावर्स का कंट्रीब्यूशन है। पता नहीं, हमने आपको कई बार जब रशिया यूक्रेन युद्ध कॉन्फ्लिक्ट को चर्चा में लिया तब भी बताया है कि यूक्रेनियन फोर्सेस क्योंकि उनको यह तो पता है कि जो यूक्रेन का जो खुद का क्षेत्र है वहां पर कौन सी संचार एजेंसीज के टावर लगे हुए हैं, फोन के साथ कौन सी जगह कहां फोन कनेक्टेड है, कहां से मोबाइल रेडिएशंस आ रही हैं, यह पता लगाना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज पता लगा लेती हैं, इंडिया में भी पता लगा लेती हैं, जांच एजेंसी, सुरक्षा बल इसी प्रकार से काम करते हैं कि अपराधी कौन से टावर की रेंज में है। टावर पता चल जाता है, यह तक पता चल जाता है कि अपराधी कहां बैठा हुआ है। यूक्रेन के लिए तो रशियंस जो यूक्रेन की बाउंड्री में घुसे हुए हैं सबकी सब अपराधी हैं, उनको फोन से यह लोकेट करना कि कौन व्यक्ति कहां है बड़ा आसान होता है। और इसके बारे में भी फैजल खान ने यही बयान दिया है बीबीसी को और कहा है कि फोन वहां यूज करना मना है, वहां पर फोन यूज करते ही लोकेट हो जाते हो और यूक्रेन उन्हें टारगेट करके मार देता है। अब यह गलती भी बोले उसी की गलती है। फैजल खान ने बकायदा इस बारे में कहा कि मैंने तो लोगों से कहा हुआ था। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो आप और हम करते रहेंगे, लेकिन जो घटना है उनको सोशल मीडिया पर बड़ा स्थान मिला है। सुशांत सिंह नाम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को काफी ज्यादा उठाया। इस पर ही इंडिया की जो एम्बेसी है रशिया के अंदर, उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि हम इस विषय के ऊपर रूस की सरकार से बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडियन सिटीजन से साफ कहा है कि वो रशियन आर्मी में जाकर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जाकर ज्वाइन ना करें। वी अर्ज ऑल इंडियन नेशनल टू एक्सरसाइज ड्यू कॉशन एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी रशियन आर्मी सीकिंग हेल्प फॉर डिस्चार्ज। Each and every such case brought to an attention of Indian embassy in Moscow has been strongly taken up with Russian authorities, and those brought to the attention of ministry have been taken up with the Russian embassy in New Delhi. Several Indians have already been discharged as a result. यानी बहुत सारे भारतीयों को छुड़ा लिया गया है। We remains committed as a matter of top priority to actively pursuing with the Russian authorities all the relevant cases of Indian nationals for early discharge from the Russian army। और ऐसे जो भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय लोग जो यहां पर फंसे हुए हैं, उनको यहां से बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें छुड़ा लिया गया है। अब यहां पर इसका फैजल खान का बयान भी सुन लीजिए। इसने कहा है जिन नौकरियों की बात की गई थी वो सेना में बतौर हेल्पर के पद के लिए थी, ना कि सामान्य नौकरियों के लिए। यह पहले ही अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है। मैं करीब 7 सालों से इस सेक्टर में हूं। अब तक मैंने अलग अलग जगहों पर करीब 2000 लोगों को नौकरियों पर लगाया है। अगर आप युद्ध के मैदान से फोन पर किसी से बात करते हैं तो यूक्रेनी सेना आपका सिग्नल ट्रेस कर सकती है। फोन सिग्नल को डिटेक्ट कर ड्रोन हमले किए जाते हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, यह इसका पक्ष आ गया है। अब बात यह है कि इनमें से गलत कौन? जो लड़के चले गए वो गलत, फैजल खान गलत, सरकार गलत, रूस गलत या रूस की सेना गलत? अब इसमें सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी तो दी जा सकती है। हां, कैटलिस्ट यही था जिसने वहां पहुंच करके लोगों को झूठ बोला। झूठ क्या बोला इसने अपने वीडियो में? मैंने वो पूरा वीडियो देखा है। इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वॉर जोन में आपको भेजा जाएगा, वॉर जोन में भेजा जाएगा, इस तरह की जानकारी इसने नहीं दी। इसने ये कहा कि इस प्रकार का एकदम चिल माहौल है, यहीं रहना है। तो पहला धोखा इस व्यक्ति ने अपने वीडियो में इस प्रकार की झूठ बोल के कहा। हां, यह जरूर बोला है कि हेल्पर की जॉब है, लेकिन हेल्पर सेना का हेल्पर है और वॉर एरिया में जाएगा ऐसा नहीं कहा। इसने कहा सेना के बहुत सारे काम होते हैं। इसने अपनी बात को इस तरह से रखा कि सेना तो बॉर्डर पर लड़ने चली गई, लेकिन अब पीछे जो रह गई जो चीजें हैं उनको कौन संभालेगा? देश में सेना का काम और कौन करेगा? इसलिए बैकग्राउंड फोर्स